का ही मौका मिलता है, क्योंकि पूरे दुनिया के सामने ये पोल खुल चुकी थी कि दहशतगर्दी या आतंकवाद को अगर कोई मुल्क पूरा समर्थन कर रहा है तो वो हमारे पड़ोस का मुल्क है। लेकिन ये दिखाने के लिए कि नहीं, वो खुद भी भारत की ओर से आतंक का शिकार है, तो उनको ये दिखाया गया। अब मैं ये विषय को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरह सच दिखाने के नाम पर एक भारत के एक प्लेटफॉर्म ये समाचार छापती है कि सचमुच कुलभूषण जाधव भारत के एक जासूस थे। सच के नाम पर पूरा देश कह रहा है कि वो एक व्यापारी है। ये भारत का पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटलों पे भारत का यही एक वक्तव्य रहा है, भारत के विदेश मंत्रालय का, भारत के गृह मंत्रालय का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के। लेकिन इसके बावजूद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये घोषणा की जाती है कि नहीं, वो रॉ के एजेंट थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में जब ये विषय आता है तो वहाँ भारत की ओर से हरीश साल्वे खड़े होते हैं और पाकिस्तानी वकील उस खबर को वहाँ के जज साहब को दिखा के कहते हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत की मीडिया कह रही है। ये कौन सा सच है? तो इसलिए ये जो छद्म आख्यान है कि युधिष्ठिर ने जो कहा वो कौन से व्यापक समाज हित में उन्होंने कहा था, इसको हम नकारते हुए ये कहें कि वो एक छद्म आख्यान था। क्या उस वक़्त अश्वत्थामा को मारना धर्म के हित में था या नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस वक़्त उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा था। वो उन्होंने जब कहा कि अश्वत्थामा हता नरो न कुंजरा, तो जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने सच जरूर कहा, लेकिन जहाँ आवश्यकता थी उस आवश्यकता धर्म, समय, समाज, राष्ट्र, उसके हित को ध्यान में रखते हुए उसका कितना वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है, उसको ध्यान में रख के उन्होंने कहा। ये सोचे बगैर उसको फेक नैरेटिव कहना वो वैसा ही है जैसे देवऋषि नारद जी को समझे बगैर देवऋषि नारद जी के बारे में आपत्तिजनक चित्रण उनका जिस तरीके से किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कम से कम मानता हूँ कि आज भी देवऋषि नारद जी के, मैं भले आज के शायद आज के शब्दावली में, आज के परिभाषा में देवऋषि एक पत्रकार, शायद उनके पास कोई पत्र नहीं था, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं उनको शायद बेहतर एक आदर्श संचारक मानूंगा, आदि संचारक मानूंगा, लेकिन उनमें वो सभी गुण थे जो एक आदर्श पत्रकार में होने चाहिए और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था और अभी तक रहा है। मसलन आज अगर सबसे बड़ी कमी मीडिया में आई है, क्योंकि मैं स्वयं एक रिपोर्टर रहा हूं, मैं स्वयं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, अफ्रीका, कश्मीर, यहाँ सब मैंने एक पत्रकार के नाते काम किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आज सबसे बड़ी कमी जो आई है वो ये है कि बहुत बड़े तादाद में आज कुछ अखबार और कुछ मीडिया घरानों को छोड़कर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग ख़त्म कर दिया है। आज ज़मीन पे क्या हो रहा है इसको हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आज हम डेस्कटॉप पत्रकारिता कर रहे हैं। इसलिए हम अपने विद्यार्थियों को बोलते हैं कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा सच को समझने के लिए, तथ्य को समझने के लिए। आज
तथ्य प्रमुख पत्रकारिता की आवश्यकता है। ये सच की बात जो करते हैं, इससे मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आपका सच और मेरा सच अलग हो सकता है, लेकिन आपका तथ्य और मेरा तथ्य अलग नहीं हो सकता। तथ्य एक ही होगा। सत्य आपका देखने का नजरिया हो सकता है, आपको लगेगा ये ऐसा होना चाहिए तो ये मेरा सत्य है, लेकिन तथ्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तथ्य ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो है वो है, सामने है। तो तथ्य परक पत्रकारिता और देवऋषि नारद उसी तथ्य परक पत्रकारिता के जो परंपरा है उसका उन्होंने निर्वहन किया और उन्होंने उसका श्री गणेश किया। कभी भी उसी आत्मीयता के साथ देवता, असुर, किन्नर, वानर, गंधर्व सभी से वो संवाद करते थे, उसी आत्मीयता के साथ। कहीं कोई गलतफहमी नहीं थी इन लोगों को। कुछ लोग होते हैं कि भाई इस तरफ जाओ तो उनकी बात करो, उस तरफ जाओ तो उनकी बात करो। वो जब नारायण नारायण कहते थे तो वो बिल्कुल अपने निष्ठा को बोलते थे कि भाई मेरा आस्था, सत्य, धर्म जहां नारायण है वहीं है। लेकिन वो उसी आत्मीयता के साथ उनके विषयों को भी जहां आवश्यकता है वहां पहुंचा देते। यही आज भी मीडिया में, चाहे वो भूलोक हो, पाताल लोक हो, स्वर्गलोक हो, हर जगह देवऋषि नारद जाते थे। और उसी प्रकार आज भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की उतना ही आवश्यकता है। उसी तरीके से सबको मिलना है। ऐसा नहीं हमें कहना है कि हम कोई और प्रेस क्लब में आएगा तो हम उसको भारत के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय पर जरा सोचिए, देश के हृदय दिल्ली में, राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में हमारे मीडिया के कुछ बंधु आपत्ति लेते हैं कि हम विवेक अग्निहोत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अरे सुनिए तो सही, पूछिए तो सही। जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का निदेशक था तब छत्तीसगढ़ के एक पुलिस अधिकारी, उन पर कुछ लोगों ने मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप लगाया। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम के लिए आए तो बहुत विवाद, बहुत विरोध हुआ तो हमने कहा कि आप सवाल पूछिए ना, विरोध क्यों कर रहे हैं? वो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, आप सवाल पूछिए। लेकिन आप सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, सीधे सीधे आप विरोध कर रहे हैं। तो सबको सुनने का, सबके विचार को समझने का, ये देवऋषि भी कह सकते थे कि ये तो अधर्मी है, मैं तो नहीं सुनता इनकी बात, ये तो अत्याचार कर रहे हैं। उनका पक्ष क्या है इसको भी वो समझना चाहते थे, तभी वो निष्पक्षता से वो उस विषय को प्रस्तुत कर सकते थे। जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उस विषय को कैसे रख सकते हैं? यह आवश्यक है। अभी चित्रभारती राष्ट्रीय फिल्मोत्सव हमारे परिसर में हुआ था और विवेक अग्निहोत्री जी 3 दिन रहे। हर प्रकार के प्रश्नों का उन्होंने सामना किया और हमारे विद्यार्थियों ने भी उनसे बहुत मुश्किल सवाल पूछे और उन्होंने उसका जवाब दिया। लोकतंत्र का तो अर्थ ही यही है, जहां अगर आपके मन में प्रश्न है आप पूछिए, लेकिन हम बात ही नहीं करेंगे, हम संवाद नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम आपको सुनना नहीं चाहते। और ये कौन बोल रहे हैं? वो लोग जो असहिष्णुता की बात करते हैं, जो कहते हैं कि देश असहिष्णु बनता जा रहा है। असहिष्णु है कौन?
आप तो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं।